हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब जनजातियों का नाम आता है तो उसमें एक बार आपने जरूर पीवीटीजीज के बारे में सुना होगा। पीवीटीजीज का मतलब होता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स, यानी अत्यंत पिछड़ी जनजाति। भारत के अंतर्गत ऐसी 75 जनजातियां हैं जिनको हम अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत रखते हैं। उन्हीं में से एक ट्राइब है जिसका नाम है डोंगरिया कोंद ट्राइब। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी जो समस्याएं हैं उनको देखेंगे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जैसा आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि भाई मोबाइल में माहिर हो गए हैं लेकिन पढ़ाई में अभी भी पीछे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस ट्राइब के साथ, और ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, 75 ट्राइब्स ऐसी हैं जो भारतवर्ष में पाई जाती हैं, जिनको भारत सरकार ने ही घोषित किया हुआ है कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं। लेकिन हम जिस ट्राइब की बात कर रहे हैं जिसका नाम डोगरिया कोंद है, इस डोगरिया कोंद उड़ीसा के अंतर्गत जो 13 पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं, उन 75 में से 13 उड़ीसा में ही हैं, और उन 13 में से एक ट्राइब है जिसका नाम है डोगरिया कोंद। ये अभी हाल ही में चर्चा में है। हालांकि ये चर्चा में अलग अलग समय पर रही। चाहे वेदांता का जब प्रोजेक्ट यहाँ पर आया तब ये चर्चा में रही। इसके अलावा ये इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इनके जो भूमि अधिग्रहण का जब मामला आया तब ये चर्चा में रही। पैसा एक्ट की बात की गई। ऐसे ही अभी भी ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे बच्चों के ऊपर द हिंदू ने एक आर्टिकल कवर किया। उसमें बताया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं, उनको फेसबुक के बारे में पता है, नई रील कौन सी आई है वो पता है, लेकिन जब उनसे किसी अक्षर को पढ़ने के लिए बताया गया तो वो नहीं उसको सक्षम रहे पढ़ने के लिए। तो इसीलिए डोंगरिया कोंद जनजाति के अंतर्गत ऐसी क्या समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे, और आर्टिकल्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं तो उस आर्टिकल को हम ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। इस ट्राइब के बारे में भी कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक चित्र है। इस चित्र में एक बच्ची है जो एक अपने छोटे भाई को संभाल रही है। इनके जो माँ बाप हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने कहाँ गए हैं? जंगलों में गए हुए हैं। तभी तो वो लकड़ियाँ इकट्ठे करेंगे और उसके बाद वो भोजन की व्यवस्था हो पाएगी। तो ये जहाँ शिक्षा लेने की उम्र है वो बच्चों को संभालने में निकल जा रही है। इसकी वजह एक हम यहाँ पर बात कर सकते हैं पॉवर्टी की, गरीबी की भी, कि यहाँ की जो जनजातियाँ वो स्कूल क्यों नहीं पहुँच पा रही। क्या सरकार इनको स्कूल्स की सुविधा मुहैया नहीं करा रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ द हिंदू की एक रिपोर्ट है, इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए कि व्हेन स्कूल इज एन अपहिल क्लिम्ब अवे, generations of Dongaria Kond tribals in Odisha, Raigad districts have not been to school because of the challenge of living in a hilly area in the forest। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये कैसे एरिया में रहते हैं? ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं। कहाँ पर? तो उड़ीसा के अंतर्गत रायगढ़ जिला है। इस रायगढ़ जिला की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है कौन सी ट्राइब? तो डोंगरिया कोंद की बात कर रहे हैं। और डोंगरिया कोंद जनजाति को मैंने आपको बताया ये किस में आती है? पीवीटीजीज में आती है, पर्टिकुलर ट्राइबल वनरेबल ग्रुप्स, यानी अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आती है। और ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति के लिए भारत सरकार चाहती है कि ये मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए तो इनको पीवीटीजीज में रखा है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम से अलग है। इनको शिक्षा का अभाव है, इनको स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इनको मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इनको कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और लेकिन अभी जो रोचक चीज आई है कि भाई वो मोबाइल टेक्नोलॉजी वहां पहुंच चुकी है, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं आ रहा है, मतलब स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वहां पहुंची है। तो क्या ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम यहाँ के ट्राइब्स का समाधान ढूंढ सकते हैं, और इन सारी ट्राइब्स के साथ क्या क्या ऐसी समस्याएं होती हैं पीवीटीजीज, आज इस विषय को भी हम चर्चा करेंगे। सत्य सुंदर बारीक रिपोर्ट्स ऑन हाउ रोड्स, पेरेंटल वर्क, डे स्कूल प्रॉक्सिमिटी एंड बोर्डिंग स्कूल प्रॉब्लम्स ऑल इम्पैक्ट चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। भारत में यहां पर बात की जा रही है कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार तो है। शिक्षा का अधिकार जब हमने देखा तो शिक्षा के अधिकार को हमने मूल अधिकार में रख दिया, हमने इसको राज्य के नीति निर्देशकों में रख दिया, हमने इसको
मूल कर्तव्यों में भी रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का अधिकार है, वो इन क्षेत्रों में नहीं जा पा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहां पर पहुंच की है। सबसे प्रॉब्लम जो है ये पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में रहते हैं, जहां से स्कूल जाना मुश्किल है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतनी गरीबी है कि माँ बाप जो है पहले अपना भरण पोषण करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और उन बच्चों को कहीं पर भी स्कूल जाने के लिए ना सुविधा है, ना वो उस तरीके की सोच रख पा रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, बुनियादी ढांचों की बात करें, रोड्स नहीं है, जंगलों में उनको रहना पड़ता है, वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स नहीं जा पाते, वहाँ एजुकेटर्स नहीं पहुँच पाते, तो क्या समस्या जो इन लोग फेस कर रहे हैं इतने सालों से, उसका कोई समाधान निकल सकता है? तो इन सारी चीज़ों पे आज के विषय में चर्चा करेंगे, इस आर्टिकल को ही आधार बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तारीख है वो 3 सितंबर है। इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। मनीष लाइव मेरा कोड है, 24,999 इसकी फीस रहेगी। वीकली टेस्ट 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, 37 टेस्ट आपको देने मिलेंगे, और हर टेस्ट में अगर आपने टॉप किया तो आपको 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी भी मिलेगी। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने पर आपको सीधे तौर पर ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो फीस ली जाएगी वो रिफंड कर दी जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पर डिलीवर होगा। इस शानदार बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, तो जाकर जल्दी से हमारे स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर इस बैच को सर्च करके मनीष लाइव कोड यूज़ करके इनरोल कर लीजिए। आसानी से आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। हमारे ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप कॉम्बो पैकेज भी बनाकर दोनों को ले सकते हैं। कोई भी तरह की समस्या आती है तो ये मेरे इंस्टाग्राम ID है, मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको मेरे बाकी लेक्चर्स के लिंक, PDFs, ई-पेपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। चलिए हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम डोंगरिया कोंद जनजाति की बात करें तो यहाँ का एक बच्चा है जिसका नाम है अमीन कदरक। ये 14 वर्ष का है, जैसा आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा। इस बच्चे को ये पता है कि लेटेस्ट इंस्टाग्राम पर रील कौन सी है, फेसबुक के बारे में अच्छे से नॉलेज है, एक्सपर्टी नेविगेट थ्रू हिज फेवरेट यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब पर कौन से अच्छे वीडियोस हैं उनके बारे में पता है। His fingers move quickly across his cell phone and his viewing is dependent on Google's algorithm. Beyond this digital world, he struggles to read. मतलब ये जो बच्चा है आसानी से फ़ोन चला सकता है, इंस्टाग्राम की रील के बारे में पता है, यूट्यूब के वीडियोस के बारे में पता है, फेसबुक के बारे में पता है, बहुत अच्छे से फ़ोन चलाने में माहिर है, लेकिन जब किसी एक लाइन को पढ़ने को कहा गया तो वो उसमें असक्षम है, यानी साक्षरता यहाँ तक नहीं पहुँची है। किस ट्राइब के लिए हम बात कर रहे हैं, तो डोंगरिया कोंद ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में है। तो उड़ीसा के नियमगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली डोंगरिया कोंद आदिवासी पहाड़ों में अनेक योजनाएं, संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद क्या हो रहा है इनके साथ, डोंगरिया समुदाय अभी भी पिछड़े हैं और मुख्य धारा से अलग थलग है, और यही वजह उनको क्या कर रही है, शिक्षा में भी पीछे रख रही है। और इसका मुख्य कारण है शिक्षा एवं संचार साधनों की पहुंच इन दुर्लभ क्षेत्रों तक ना होना। अब यहाँ पर शिक्षा नहीं पहुंची है इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर शिक्षा नहीं पहुंच रही। तो दोनों ही यहाँ पर दो पहलू हैं कि इस ट्राइब को भारत सरकार तो उन 75 ट्राइब्स में रखती है, और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, उड़ीसा को अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा उन राज्यों में शुमार है जहां पर इन 75 में से 13 ट्राइब्स ऐसी हैं जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं। तो इतनी अत्यंत पिछड़ी जनजाति के लिए सरकार योजनाएं बना रही है, इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन तब भी शिक्षा इनसे कोसों दूर है। तो क्या ऐसा किया जाए? और इस ट्राइब की समस्याएं इस तरीके से हम जब देख रहे हैं तो आप लोग सारे लोग कहेंगे सर संचार का जब साधन उनके पास है, वो मोबाइल फोन के साथ अगर मोबाइल फोन चला पा रहे हैं तो मोबाइल फोन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार ऐसे दूर क्षेत्रों पर भी क्या कर सकती है, कुछ ऐसी सुविधाओं को प्रदान कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं जब हाट बाजार होता है तो वहां चले जाते हैं, तो सबसे पहली चीज है उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, और दूसरा शिक्षा अगर इतनी कठिन होगी कि भाई पहाड़ पार करके, जंगलों को पार करके जाना होगा, तो उनको तो ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं आता। जो हमारे शहरों में लोग रह रहे हैं वो पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर जो ट्राइब्स ऑलरेडी समाज से मुख्य धारा से अलग है, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सामान्य लोगों जैसे कपड़े पहन सकें, सामान्य लोगों जैसी भाषा बोल सकें, इन ट्राइब्स की भाषाएं अलग होती हैं। तो केवल जमीनी स्तर पर जब हम देखते हैं और हम अधिनियमों
की जांच करते हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन है इंडिया में। अब राइट टू एजुकेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो भाई उसमें शिक्षा का अधिकार है सब बच्चों को, कि माता पिता को, उनके गार्जियंस की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको जो है शिक्षित कराया जाए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी डाला गया, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया। लेकिन असल में उनकी अगर हम वास्तविक समस्या को देखें तो संचार के लिए सरकार को यहाँ पे काम करना होगा। वहां पर अगर टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी पहुंच पा रही है तो कुछ ऐसी सुविधाएं की जाए जिसमें, जैसे आज भी आप लोग सारे लोग ऑनलाइन घर पर बैठकर जो है क्लासेस को देख पा रहे हैं, तो ऐसा क्या उन क्षेत्रों में नहीं कर सकती सरकार जब इतना निवेश कर सकती है? दूसरी अगर हम बात करें कि उनकी जो भाषा है, कई क्षेत्रों में ऐसे रेडियो स्टेशंस खोले गए हैं जो ट्राइबल भाषा में, कई राज्यों ने अपने यहाँ जो जनजातीय भाषा है उसको प्रमोट करने के लिए वहां पर शिक्षा देना प्रारंभ किए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जैसे कि आज भारत में आकर कोई जर्मन टीचर पढ़ाना शुरू करे तो हो सकता है कि वो पढ़ाता बहुत अच्छा हो लेकिन लोगों को ना समझने आए। अब ऐसे ही आप सोचिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर अच्छे शिक्षक भी मिल जाएं लेकिन उनकी भाषा में वो ना बोलते हो तो कैसे वो समझ पाएंगे? तो यहाँ पर क्षेत्रीय तरह के एजुकेटर्स को प्रोवाइड करना ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। ये एक समाधान के तौर पर है। उनकी भाषा, उनके बीच में जो खाई है उसको पाटना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके साथ जुड़ना और इन्वॉल्वमेंट के साथ इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अगर इस ट्राइब के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो ये डोंगरिया कोन जनजाति भारत के उड़ीसा में 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति, जिनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजीज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। प्रस्तावित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 वर्ष 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन की परिभाषा को बदलने का प्रयास करता है। देखिए, इनके साथ कई बार, ये तो अभी आप शिक्षा वाले विषय की बात कर रहे हैं, ये डोंगरिया कोन जनजाति कई बार अलग अलग विषयों के कारण प्रभावित रही। इनको कई बार इनका पहाड़ी क्षेत्र छोड़ना भी पड़ा। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन भी किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बात की है प्रस्तावित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसमें अगर हम बात करें तो वन की परिभाषा को बदलने की बात रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? क्योंकि पुराना जो एक्ट था 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी, और उसके बाद ये संशोधन करके इसमें वन की परिभाषा बदली गई और प्रयास किया गया। क्यों, किसके लिए? तो इस ट्राइब के लिए। तो संशोधन के अनुसार 2023 का वन संरक्षण अधिनियम केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 और 25 अक्टूबर 1980 से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचित वन क्षेत्रों पर लागू होगा। यह हुआ करता था। तो संशोधन करके क्या किया गया, 2023 का जो वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 और 25 अक्टूबर 1980 से सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचित वन क्षेत्रों पर लागू होता था। और ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें वन की परिभाषा उन्होंने बताई कि वन की परिभाषा क्या होगी। अब इसमें संशोधन करके क्या किया गया, नियमगिरी की लगभग 95% भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। ये याद रखेंगे कि नियमगिरी पहाड़ी, जहां पर डोंगरिया कोन जनजाति रहती है, इनके क्षेत्र को भी क्या किया गया, वन के अंतर्गत नहीं रखा गया था। इसी में संशोधन की जरूरत थी। तो संशोधन संभावित रूप से सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने हेतु विंडो ओपन करता है, जो नियमगिरी पहाड़ी श्रृंखला और उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। और इस कारण एक मुद्दा रहा भी 2000 के आसपास, इसी चीज का फायदा उठाया वेदांत ग्रुप ने। और वेदांत ग्रुप ने यहां पर पता चला कि यहां पर बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम मिल सकता है। और वैसे तो आपको उड़ीसा पता ही है कि बॉक्साइट के लिए बहुत जाना जाता है। तो ये जो नियमगिरी पहाड़ी है, इस पर जब शोध रिसर्च किए गए तो वहां से एक सर्वे निकल कर आया कि लगभग यहां पर 80 टन के आसपास आपको सीधे तौर पर एल्यूमिनियम बॉक्साइट मिल सकता है। तो इस क्षेत्रों पर वेदांता ग्रुप ने अपना कब्जा कर लिया। यहां पर रहने वाली ट्राइब्स को ये क्षेत्र जो छोड़कर जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बाद में इनको ये हक मिल पाया। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि सरकारी वन रिकॉर्ड में इस क्षेत्र को वन के अंतर्गत रखा ही नहीं गया था। एक केस हम यहां पर देख लेते हैं कि 2000 के दशक के प्रारंभ तक डोंगरिया कोंद आदिवासी नियमगिरी रेंज के ढलानों पर रायगढ़ जिले के बिस्मकटक, मुनीगुडा और कल्याण सिंहपुर ब्लॉक और काला हांडी जिले के लांजीगढ़ ब्लॉक जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन हुआ क्या, 2004 में वेदांत कंपनी ने नियमगिरी की तलहटी पर बसे एक गांव लांजीगढ़ में एल्यूमिनियम रिफाइनरी की स्थापना करी। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए कच्चा माल है और उड़ीसा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार में से लगभग 80 मिलियन टन से ज्यादा नियमगिरी में पाए जाने का अनुमान था। और इसको लेकर वेदांत कंपनी काफी प्रभावित हुई कि भाई यहाँ पर हम अगर हमारा प्लांट बना लेंगे या यहाँ रिफाइनरी बना लेंगे तो हमारी जो एल्यूमिनियम की पहुंच है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। इस कारण उन्होंने इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। अब ये ट्राइब के पास ना अधिकार था क्योंकि वन क्षेत्र लिखा ही नहीं था।
और ना इसको वन क्षेत्र माना जाता था। अब वन क्षेत्र के आधार पर वो कैसे उसको क्लेम कर पाते? तो इस कारण फिर 2013 में इस क्षेत्र में खनन अधिकार को प्राप्त करने की हड़बड़ी में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया गया था और डोंगरिया समुदाय की सहमति नहीं ली गई थी, क्योंकि पैसा एक्ट के तहत इनकी सहमति लेना जरूरी होता है। तो 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन मंजूरी तभी दी जा सकती है जब डोंगरिया ग्राम सभा इस परियोजना से सहमत हो। और ग्राम सभा का मतलब वहां के सदस्य जो डोंगरिया ट्राइब से थे, तो उन्होंने तो सहमति नहीं दी और सरकार द्वारा चयनित 12 गांवों में से परियोजना के खिलाफ मतदान किया गया और फिर इसको बंद कर दिया गया। तब जाकर ये ट्राइब वहां पर वापस पहुंची। लेकिन जब इनको ये इनका पहाड़ी इलाका मिल गया, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर शिक्षा पहुंच पाई है, ना यहाँ स्वास्थ्य पहुंच पाया है, ना यहाँ पर रोजगार पहुंच पाया है, ना यहाँ पर बुनियादी ढांचा पहुंच पाया है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो भाई आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी हम इनको पीवीटीजीज में ही पढ़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर पीवीटीजीज का उद्देश्य क्या है? अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो उसे स्कूल ने एक व्यवस्था कराई कि उसको एक्स्ट्रा क्लास देकर मजबूत किया जाए, लेकिन केवल क्लासेस लगाने से उसको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या मीनिंग है? तो हम तो बस सरकारी डेटा पे लिख दे रहे हैं कि भाई डोंगरिया कोंद जो है वो क्या है, एक पिछड़ी जनजाति है, लेकिन उसकी जो वाकई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक इस विषय को बनाना, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को बनाने का उद्देश्य यही है कि भाई इनको इसमें से बाहर लाया जाए और इनको एक सामान्य ट्राइबल जैसा पूरा अधिकार मिले। इनके लिए जो आरक्षण का सिद्धांत है उसके तहत इनको पूरी तरह से उसका लाभ मिल पाए, शिक्षा मिल पाए जो स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है सरकारी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, रोजगार सुविधाएं मिल पाएं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है, इनके पास रोजगार का अभाव है। ऐसी ट्राइब्स को जंगलों में रहना, मजबूरी में रहना पड़ता है और जंगलों में रहने के कारण इनके पास खाने पीने तक की दिक्कतें हैं। अगर ये कृषि का इस्तेमाल भी करते हैं तो कृषि भी इतनी पुरानी है कि जिससे उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित हो जाता है। दूसरा, ये लोग बड़े सीधे होते हैं, इनको जब शहरी क्षेत्रों में आकर अपने वन उत्पाद को भेजते हैं तो बेचने पर उनको सही दाम भी नहीं मिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोजगार बड़ा इनका प्रभावित है, इनके पास कोई एफडी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो ये तो दिहाड़ी मजदूर से हैं। कई जगहों पर ये क्या करते हैं, इतना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है कि बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, बॉन्डेज लेबर का काम करना चालू कर देते हैं, कुछ पैसा किसी से उधार ले लेते हैं, फिर उसका ब्याज देने के लिए कई सालों तक उनके यहाँ काम करते रह जाते हैं। अब जब वहाँ पर काम करना है तो ना अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनके लिए सुलभ नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के डिस्पेंसरीज, जिला अस्पताल ये बनाए हुए हैं, लेकिन उन तक पहुँच आज भी ट्राइब्स की नहीं है। छत्तीसगढ़ ने इसके मुकाबले तब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाट बाजार में कई कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत वहाँ की ट्राइब्स को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हुई। तो अगर हम सीधे तौर पर देखें कि आज की डेट में वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हो रहा है, लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में पता है, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, वो किसी भाषा को लिख नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षा के लिए सबसे पहली वहाँ की आम भाषा, जिसको बोलियां कहा जाती है, वहाँ पर उसमें पढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, डिजिटल युग का अच्छे से प्रयोग करने की ज़रूरत है कि अगर सीधे तौर पर वहाँ पर स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं तो कुछ ऐसे सेंटर्स बना दिए जाए जहाँ पर ऑनलाइन क्लास की सुविधा हो, वहाँ पर सड़क सुविधाएं प्रदान की जाएं। जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, जब इन क्षेत्रों में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है तो ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या हम यहाँ पर उनकी मदद नहीं ले सकते? सरकार अगर चाहे तो उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर सकती है। तो अगर यहाँ पर इनके पास संचार, परिवहन, इनकी सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी तो धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए तो सीधा तौर पर इनको हम समाज की मुख्य धारा में ला पाएंगे, और जो ये ट्राइब अभी भी शिक्षा से प्रभावित है उसको हम जो वंचित रह रहे हैं उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूं जो मैं आपको समझाना प्रयास कर रहा था ट्राइब्स के बारे में वो आप समझ पाए होंगे। बाकी ऐसे सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पेड बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए जो पेड बैच है हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। हर सप्ताह इसमें एक टेस्ट होता है, 11,000 रुपीज़ के प्राइज मनी जीतने का मौका होता है। प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी फ़ी रिफंड कर दी जाती है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करके
आप 24,999 में कोर्स अवेल कर सकते हैं। 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है इसमें एडमिशन लेने की, नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद 2026 में या 2027 में जो लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच है। इस लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ने पर आपको 2026 के लिए जो फीस है वो 30,999 है, 27 के लिए 35,999 है। इनकी क्लासेस 5 सितंबर से शुरू हो जाएंगी शाम 6 बजे से। इसमें भी आप जुड़ सकते हैं और इन क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। तो जाकर आप इस बैच में जुड़ने के लिए मनीष लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस ईयर में भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अनुरूप आप बैचेस को चूज कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं। कोई भी तरह की समस्या आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आकर हम मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।